हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और आज इसमें हम लोग लोकाचार या फिर इन्हें ही रूढ़ियाँ कहते हैं या फिर अंग्रेजी में इन्हें मोर्स कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसकी परिभाषा को समझेंगे, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही प्रथा क्या होती है अर्थात कस्टम क्या होता है इसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर लोकाचार या फिर रूढ़ियाँ या फिर मोर्स की बात करें तो सबसे पहले मोर्स शब्द जो है ये मोर्स की अवधारणा समनर ने दी थी। ये आप सभी को पता होगा कि जो लोक रीतियाँ हैं फोकवेज इनकी पुस्तक है और ये 1906 में प्रकाशित हुई थी। ये भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। इस पुस्तक को ही समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक भी कहा जाता है और इसी पुस्तक में इन्होंने जो जन रीतियाँ हैं या फिर मोर्स हैं अर्थात लोकाचार या रूढ़ियाँ इसके कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले इन्हीं की परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर में लोकाचार की परिभाषा इन्होंने क्या दी है। इन्होंने कहा है कि जब जन रीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार बन जाती हैं या हो जाती हैं। तो यहाँ पे जन रीतियों की बात इन्होंने की है अर्थात फोकवेज की बात की है कि जब फोकवेज में या जन रीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी भावना आ जाती है, कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार हो जाती हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब जन रीतियाँ अपने साथ समूह कल्याण की भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती हैं तो लोकाचार में परिणत हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने जन रीतियों से जब जन रीतियाँ ही समूह कल्याण की भावना के लिए तथा उचित अनुचित के विचार के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो वो लोकाचार कहलाती हैं, ऐसा मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। तो यहाँ पे आप लोग की टर्म्स देख सकते हैं। समनर के परिभाषा में की टर्म्स आप लोगों को औचित्यपूर्ण जीवन यापन सिर्फ आपने लिख लिया तो काफ़ी है और कल्याणकारी जीवन की नीति सिर्फ इतना आप लोगों ने अगर की टर्म में अपने डाल लिया तो ये लोकाचार की परिभाषा समनर से संबंधित है। मैकाइवर एवं पेज से वहीं समूह कल्याण की भावना और उचित एवं अनुचित की विचार की बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैकाइवर एवं पेज ने ही किया है तो ये इनका की टर्म्स हो जाएगा। डासन और गेटिस इन्होंने कहा है कि लोकाचार वे जनरीतियाँ हैं जिन्होंने अपने साथ इस निर्णय का समावेश कर लिया है कि उन पर समूह का कल्याण मुख्यतः निर्भर होता है, अर्थात वे जनरीतियाँ ही हैं जो कि लोकाचार में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि इस बात का वो खुद ही निर्णय कर लेती हैं कि हमें समूह कल्याण के लिए ही बनाया गया है। लमले का कथन है कि जब एक जन रीति में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वही लोकाचार हो जाती है या बन जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैकाइवर एवं पेज और लमले की जो परिभाषा है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि मैकाइवर एवं पेज में ये दोनों की टर्म आते हैं, समूह कल्याण की भावना और उचित अनुचित का विचार। तो इसलिए मैंने कहा था कि उचित अनुचित का जो विचार है ये मैकाइवर एवं पेज से आप लोग जोड़ के देखिएगा। लमले में समूह कल्याण की भावना को आप लोग की टर्म्स में ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि अगर जब कोई जनरीति समूह कल्याण की भावना से जुड़ जाती है तो वही लोकाचार कहलाती है। सापिर के अनुसार लोकाचार शब्द का उपयोग उन प्रथाओं के लिए किया जाता है जो व्यवहार के तरीकों को सही अथवा गलत बताने में एक दृढ़ भावना व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे प्रथाओं की बात इन्होंने की है सापिर ने। ग्रीन के अनुसार कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जनरीतियों के अपेक्षा अधिक निश्चित व उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर व निर्धारित
दंड दिया जाता है वही लोकाचार कहलाता है। तो ग्रीन की जो परिभाषा देखने को मिल रही है वो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से इन्होंने मोर्स को डिफाइन किया है, क्योंकि इसी तरीके की जो डेफिनेशन है या जो हम लोग मैच करने के लिए नेट वगैरह के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो यही कहा जाता है कि जो लोकाचार होता है उसमें गंभीर और निर्धारित दंड का प्रावधान भी होता है। तो ग्रीन ने कहा है कि कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जनरीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित और उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर व निर्धारित दंड का प्रावधान भी होता है। और ये जो गंभीर या निर्धारित दंड दिया जाता है वो किसी कानून के द्वारा या न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि समाज खुद तय करता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी मोर्स को या फिर लोकाचार को नहीं मानता है तो उसको किस प्रकार के दंड दिए जाएं। मैरिल और एल्ड्रिज ने कहा है कि उचित रूप में लोकाचार समूह की वे प्रत्याशाएं हैं जो समूह कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो इन्होंने मैरिल और एल्ड्रिज दोनों ने मिल के कहा है कि उचित रूप में लोकाचार जो है वह समूह की वे प्रत्याशाएं हैं, अर्थात ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए समाज के लिए जो कि समूह कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो। बोगार्डिस का कथन है कि वे जनरीतियाँ जो एक समूह के सदस्यों द्वारा अपने समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझी जाती हैं वही लोकाचार कहलाती हैं। तो बोगार्डिस का जो कथन है इसमें इन्होंने कहा है कि एक समूह के जो सदस्य होते हैं वो अपने समूह के कल्याण के लिए लोकाचार को आवश्यक समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लोकाचार की विशेषताओं को समझ लेते हैं कि लोकाचार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इनका विकास स्वतः होता है, इनमें अनुदार अर्थात रूढ़िवादी प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात रूढ़िवादी प्रवृत्ति का अर्थ ये होता है कि जिसको बदलना मुश्किल होता है, बदलता है बहुत लंबे समय के बाद बदलता है, लेकिन इसमें काफ़ी रूढ़िवादिता पाई जाती है कि अगर ऐसा है तो इस समाज के लिए यही लाभकारी है या यही कल्याणकारी है और इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। ये स्वाभाविक होता है। नैतिकता का इसमें अंश पाया जाता है, क्योंकि क्या उचित है क्या अनुचित है समाज के लिए, ऐसी भावना ये डिसाइड करता है। सामूहिक कल्याण की भावना पाई जाती है। लोकाचार जो होता है वो अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान है। तो ये अनौपचारिक होता है, ऐसा नहीं है कि किसी लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू हम इसके लिए जो भी दंड है वो डिसाइड करते हैं। तो जो लोकाचार होते हैं वो अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान होते हैं। इसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी किया जाता है। तो ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि जब किसी के लिए अगर वो जो भी लोकाचार है या रूढ़ियाँ हैं उनको अगर वो कोई भी व्यक्ति नहीं मानता है या नहीं फॉलो करता है या उसका विरोध करता है तो समाज के द्वारा ही उसे दंड दिया जाता है। इसलिए ये सामाजिक नियंत्रण की विशेषता भी रखता है। समूह द्वारा अपेक्षित व्यवहार भी इसके अंतर्गत आता है कि हमें किस प्रकार से समूह में व्यवहार करना है और किस प्रकार का नहीं करना है। किसी व्यवहार की वैधता व अवैधता, यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, अवैधता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ अवैधता का निर्णय लोकाचार करते हैं। लोकाचार ही किसी व्यवहार को सही ठहरा सकते हैं। तो ये लोकाचार ही होता है जो बताता है कि किस प्रकार का व्यवहार सही रहा है या नहीं रहा है। तो लोकाचार ही जो होता है वह किसी व्यवहार को सही या गलत ठहरा सकता है। लोकाचार जो होता है वह सर्वव्यापी नहीं होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि लोकाचार जो होते हैं वो सर्वव्यापी नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी समाज में, जो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस पूरे वर्ल्ड में सभी समाज में लोकाचार जो होते हैं वो एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। बहुत ऐसे समाज होंगे जहाँ पे
कुछ जो लोकाचार हैं या रूढ़ियाँ हैं वो अलग तरीके के होंगे, वहीं पे दूसरे समाज में लोकाचार और रूढ़ियाँ अलग तरीके के हो सकती हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो कि पूरे विश्व के समाज के लिए या समूह के लिए एक ही नियम लगा दे कि आपको इसी प्रकार से करना है। तो इसलिए जो लोकाचार होता है वह सर्वव्यापी नहीं होता है। लोकाचार का प्रभाव जबकि कानून से अधिक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कानून का जो अगर देखा जाए कि कार्य होता है, तो अगर किसी मान लेते हैं कि ए व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो उसके लिए बहुत सारे जो भी उसके लिए वकील होगा, वो उसका बातों को सुनेगा, क्या उचित है क्या अनुचित है। फिर कानून के दायरे में रह के और इस जो व्यक्ति है इसके लिए फैसले लिए जाएंगे कि इसको किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लोकाचार होता है इसके लिए दंड का प्रावधान जो होता है वो स्वयं समाज करता है, इसलिए ये कानून से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब जनरीति और लोकाचार में क्या अंतर है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जनरीतियों के बारे में भी समनर ने ही बताया है और लोकाचार के बारे में भी समनर ने ही बताया है। तो हालांकि दोनों जो है वो अनौपचारिक ही एक नियंत्रण के तरीके होते हैं, लेकिन आखिर में इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस भी है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जनरीतियाँ जो होते हैं वो व्यवहार के सामान्य नियम हैं, जबकि लोकाचार जो होते हैं वो समाज के लिए अधिक आवश्यक माने जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अभी ये बात क्लियर हो गई होगी कि मोर्स जो होता है वो ज़्यादा अधिक नियंत्रणकारी होता है। तो जनरीतियाँ जो होती हैं वो व्यवहार के सामान्य नियम होते हैं। जैसे कि मैंने अपने जनरीतियों वाले लेक्चर में बताया था कि अगर हम रास्ते चलते किसी को प्रणाम करें, नमस्ते करें या ना करें, उसके लिए मुझे कोई सज़ा नहीं दिया जाएगा। लेकिन लोकाचार जो होता है वो समाज के लिए ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ने चोरी कर दिया है तो उस चोरी की सज़ा पूरे समाज मिलके उसे देता है, चाहे उसे हे दृष्टि से देखे, चाहे उसे ताने दे के बोले। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकाचार होता है वो जनरीतियों से ज़्यादा दृढ़ माना जाता है। जनरीतियों की प्रकृति जो होती है वो वैयक्तिक होती है, अर्थात हम ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी खुद की होती है कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार मन कर रहा है तो करें, अच्छे से व्यवहार नहीं मन कर रहा है तो नहीं करेंगे, हम उनसे बात करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपने व्यवहार को देख रहा है। जबकि लोकाचार जो होता है इसकी प्रकृति हमें सामूहिक देखने को मिलती है, इसमें किसी एक व्यक्ति के विचार की बात नहीं होती है। जनरीतियों एवं लोकाचारों में उचित एवं अनुचित की मात्रा की भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे जनरीतियाँ हैं और लोकाचार है, इनमें कितना उचित है कितना अनुचित है इसकी मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत हम किस प्रकार से करेंगे ये हमारा खुद का निर्णय होता है। तो इसकी जो उचित अनुचित की मात्रा है ये थोड़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर लोकाचार की बात करती है तो चूंकि इसकी प्रकृति जो होती है वो सामूहिक होती है, तो हम एक समूह में किस प्रकार से व्यवहार करें वो हमारे व्यक्तिगत व्यवहार करने के तरीके से अलग होगा। इसलिए इसमें उचित और अनुचित की मात्रा जो है वो अलग पाई जाएगी। जनरीति के अपेक्षा लोकाचारों को व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। जनरीति का संबंध व्यक्ति की रुचि से होता है, जबकि लोकाचार का संबंध जो है वो सामाजिक पर्यावरण से होता है, अर्थात ये समाज से जुड़ के होता है। लोकाचारों का विकास जनरीतियों से होता है। यहाँ पे आप लोगों को ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लोकाचार है वो जनरीतियों से ही निकल के आता है। सबसे पहले समाज में जनरीतियाँ आती हैं और इन्हीं से निकल के लोकाचार आता है। तो ये आप लोगों को अभी क्लियर होना चाहिए। लेकिन जनरीतियों का विकास लोकाचार से नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जनरीतियाँ ही सबसे पहले आती हैं और सेकंड नंबर पे जनरीतियाँ ही जब हमारी आदतों में परिवर्तित हो जाती हैं तो वही
लोकाचार बन जाती हैं। तो इस प्रकार से लोकाचारों का विकास तो जनरीतियों से होता है, लेकिन जनरीतियों का विकास जो है वो लोकाचारों से नहीं होता है। जनरीतियाँ ही आगे चलकर लोकाचार में बदल जाती हैं। जनरीतियों के अपेक्षा लोकाचार में परिवर्तन जो है वो धीमी गति से होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब जनरीतियाँ आदतों में परिवर्तित हो जाती हैं, जब ये जनरीतियाँ आदतों में परिवर्तित हो जाती हैं तभी लोकाचार बनता है। तो जब आदतें अगर किसी की बन जाती हैं, एक समाज की कुछ आदतें बन चुकी हैं, तो उसको परिवर्तित होने में टाइम लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जनरीतियों के अपेक्षा लोकाचार में परिवर्तन धीमी गति से होता है। जनरीतियों की अपेक्षा लोकाचार जो होते हैं वो अधिक स्पष्ट होते हैं, दृढ़ होते हैं एवं कठोर होते हैं। तो ये लाइन भी आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप की लाइन पूछ दिए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रथा की। इन्हें अंग्रेजी में कस्टम कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स आप लोगों को याद रखना है, प्रथा भी याद रखना है और कस्टम भी याद रखना है। जो जनरीतियाँ होती हैं यही लंबे समय तक काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं जब, तो इन्हीं को हम प्रथा कहते हैं या कस्टम कहते हैं। अब देख लेते हैं कि विभिन्न विचारकों ने इनके बारे में अपनी क्या राय दी है। तो किंग्सले डेविस ने कहा है कि प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ही होते चले आए हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऐसे व्यवहार जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उन्हीं को हम प्रथा कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं। ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो कथन होते हैं वो परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो इनकी परिभाषा बहुत ही सरल है कि सामाजिक मान्यता प्राप्त, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना ही, सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार की बात इन्होंने कहा है कि यही समाज की प्रथाएं होती हैं। सापिर का कथन है कि प्रथा का उपयोग व्यवहार के तरीकों की उस संपूर्णता के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा अस्तित्व में आकर और समूह में अस्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कथन सापिर का है। बोगार्डस का कथन है कि प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं जो सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना विचारे ही मान्यता दे दी जाती है, और इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं या हस्तांतरित होती रहती हैं। बोगार्डस ने कहा है कि प्रथाएं जो हैं वो समूह के द्वारा, किसी भी समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की विधियां हैं। तो ये आप लोग की टर्म में रखिएगा कि बोगार्डस ने कस्टम या प्रथा के बारे में कहा है कि प्रथाएं जो होती हैं वो समूह के द्वारा जो स्वीकृत नियंत्रण की विधियां हैं और वो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि बिना विचारे ही उन्हें मान्यता दे दी जाती है। जब समाज में कोई ऐसे विधि होती है जो कि समाज के व्यवहार पे नियंत्रण रखे, तो उसमें धीरे धीरे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाते जाते उसमें काफ़ी दृढ़ता आ जाती है, और जब उसमें सुदृढ़ता आ गई तो बिना विचारे ही उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है कि ये समाज के लिए अच्छा है या कल्याणकारी है, और इस प्रकार से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, और इसी को इन्होंने प्रथा कहा है। लुंडबर्ग का कथन है कि प्रथाएं वे जनरीतियां हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहली बार कोई विचारक यहाँ पे हमें मिला है कि जिसने कहा है कि प्रथाएं ही वे जनरीतियां हैं जो एक पीढ़ी तक निरंतर प्रचलन में रहते हुए औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। तो एक पीढ़ी तक ये निरंतर प्रचलन में रहती हैं और फिर इनको औपचारिक मान्यता मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये लुंडबर्ग का कथन है। ये भी कथन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब प्रथा की विशेषताओं की बात करें तो प्रथाएं जो होती हैं समाज में व्यवहार करने की विधि है। प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। तो ये भी हम लोग जो आपको किंग्सले डेविस
एक मिनट हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहीं पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किंग्सले डेविस के कथन में मिला है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है या चलती आती है। वहीं पे बोगार्डस का कथन है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है, जबकि लुंडबर्ग ने एक ही पीढ़ी की बात की है और ये ऐसा कहते हैं कि एक ही पीढ़ी में अगर निरंतर प्रचलन में रहती है तो औपचारिक मान्यता ये प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे अब हम लोग इनकी विशेषताओं को देखते हैं कि प्रथाएं वे जन रीतियाँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो ये किंग्सले डेविस और बोगार्डस ये दोनों लोगों का कथन है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रथाओं को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, इसलिए इनमें अस्थायित्व पाया जाता है। तो प्रथाओं को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और इसीलिए इसमें अस्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि ये समाज के द्वारा स्वीकृत होता है। प्रथाएं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती हैं। ये सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। तो यहाँ पे औपचारिक साधन कौन से हो जाएंगे? जब हम किसी कानून के द्वारा अगर किसी के व्यक्ति पे या किसी समूह पे या समाज पे नियंत्रण रखते हैं तो वो हमारा औपचारिक हो जाता है। लेकिन अनौपचारिक का अर्थ ये है कि हम जो समाज में सही तरीके से होना चाहिए, किस प्रकार से वो समाज के द्वारा ही व्यक्ति विशेष पे दबाव दिया जाता है या समूह विशेष पे दबाव दिया जाता है, तो इसको हम लोग अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं या अनौपचारिक साधन सामाजिक नियंत्रण का मान सकते हैं। प्रथाएं जो होते हैं वो अलिखित एवं अनियोजित होते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि जब ये अनौपचारिक साधन है इसीलिए ये अलिखित भी है, अर्थात इसका कोई लिखा हुआ कानून नहीं है और ये अनियोजित भी होती है। कोई इसकी प्लानिंग नहीं होती है कि एकदम इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चलते रहना है। अगर अचानक कोई समाज में परिवर्तन आता है या विरोध आता है तो उसके लिए समाज डिसाइड करता है कि हमें किस प्रकार से इस समाज को सही रखने के लिए या सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, आगे फंक्शन करने के लिए हमें किस प्रकार के जो समाज है उस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। तो समाज के द्वारा समाज पे ही नियंत्रण रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रथाओं का निर्माण नहीं होता है वरन ये समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं। तो ये आप सभी को पता है कि जब जन रीतियाँ ही पीढ़ी दर पीढ़ी आदतों में बदलती जाती हैं या इनको एक लगता है कि समाज के अच्छे के लिए हैं, तो वही जो अलिखित जो एक बोलेंगे कि रूप होता है उसी को प्रथा मान लेते हैं। और वही प्रथाएं जो होती हैं वो अचानक विकसित नहीं होती हैं या इनका निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि ये धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती रहती हैं। प्रथाओं का उल्लंघन करने पर समाज द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। ऐसा करने वालों की निंदा की जाती है या हंसी उड़ाई जाती है। तो अगर प्रथाओं का कोई उल्लंघन करता है तो उसका लोग ऐसे ही मजाक उड़ा देते हैं या हंसी उड़ा देते हैं और इस प्रकार से समाज के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई समाज में हम देखेंगे कि पति के लिए अगर कोई व्रत रखा जाता है तो उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं कि हमें इस प्रकार से पूजा की सामग्री तैयार करनी है या फिर ऐसे करना है। तो प्रत्येक समाज में अगर देखा जाए तो तरीके अलग होते हैं इन सारी जो क्रियाकलाप होती है पूजाओं को करने के लिए तो अगर एक शहर की बात करें, शहर की बात जो कि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई पंजाबी फैमिली से है और कोई गुजराती फैमिली से है, फिर वहीं कोई मान लीजिए हैं कि गुजराती फैमिली से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, इस प्रकार से अलग अलग जो स्टेट हैं वहाँ के लोग एक ही जगह पे एक ही अगर मान लेते हैं कि कम्युनिटी में रहते हैं और फिर अगर एक ही कोई फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है तो फिर लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ नहीं होता। ये बहुत सिंपल सी बात होती है। तो इस प्रकार से लोग एक दूसरे को हंसी ठिठोली में ही या मजाक के रूप में ही
एक दूसरे को बता देते हैं कि ये जो है आप इस तरीके से इस विधि को फॉलो नहीं कर रही हैं, या पूजा करने का तरीका ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें लगता है कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है, ठीक है इसको हम लोग सीखेंगे और अगली बार जब पूजा करेंगे तो उसमें हम लोग इसको भी जोड़ लेंगे। तो ये सब बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि प्रथाओं का जो उल्लंघन है, इसका प्रतिक्रिया जो होता है वो इसी प्रकार से हंसी मजाक के द्वारा या किसी की निंदा करके और की जाती है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रथा तथा जनरीति में अंतर क्या होता है। जनरीतियाँ आप लोगों को पता है कि ये फोकवेज होता है और प्रथा कस्टम होता है। अब इन दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं। ये सबसे पहली समानता तो यही है कि ये अनौपचारिक होता है और लिखित होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अनौपचारिक होता है और लिखित होता है और नियोजित भी होता है। तो ये सब देखा जाए तो एक कॉमन सा हमें इसमें विशेषता देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि सामाजिक नियंत्रण के ये तरीके होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन बात यही निकल के आता है कि जो चाहे वो प्रथा है, चाहे वो जनरीति है, चाहे वो मोर्स की बात करें, लोक रीति की बात करें या इस तरीके के लोकाचार की बात करें, तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये यहीं से निकल के आते हैं कि ये समाज में व्यवहार करने के तरीके किस प्रकार के होने चाहिए, उसी को नियंत्रण करने के ये विधियाँ होती हैं। फिर भी इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जनरीति जो होती है वो सामूहिक व्यवहार का पहला चरण है। यहाँ पे आप लोग समझिए कि सबसे पहले जनरीति ही निकल के आती है। जनरीति अर्थात जनता की रीति, अर्थात समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, यही जनरीति कहलाती है। तो जो सामूहिक व्यवहार का पहला चरण है वह जनरीति होता है, जबकि जनरीतियाँ ही विकसित होकर और बाद में प्रथा का रूप ग्रहण कर लेती हैं। प्रथाएं जो हैं वो जनरीतियों की तुलना में अधिक अस्थायी एवं शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि जनरीतियाँ ही जब विकसित होती हैं तो उनमें दृढ़ता आती जाती है और वही प्रथा का रूप पकड़ लेती हैं। तो यही अगर प्रथाएं जो हैं वो जनरीतियों की तुलना में हमें ज़्यादा अस्थायी और शक्तिशाली दिखाई देती हैं। जनरीतियों का महत्व जो है वो प्रथाओं के अपेक्षा कम है, क्योंकि जो जनरीतियाँ होती हैं ये व्यक्तिगत होती हैं और इस प्रकार से प्रथाएं जो होती हैं वो उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक प्रथा का पालन में अनेक जनरीतियों का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी एक प्रथा का पालन करना है तो इसमें बहुत सारी जनरीतियों का सहारा लिया जाता है, जबकि किसी एक जनरीति के पालन में कई प्रथाएं नहीं होती हैं। प्रथा तो कई सारी जनरीतियों से मिल के बनती है, इसलिए अब एक जनरीति की बात करें तो उसमें प्रथा का कोई रोल नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि जैसे रक्षाबंधन का अगर त्यौहार मान लेते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार अगर हम देख लें तो विभिन्न जो सारे जो अगर भारतीय समाज की बात देखें तो एक कॉमन आप लोगों को मिलेगा कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है उसमें जो भाई होता है उसको बहन राखी बांधती है। ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रथा है जो कि पूरे भारत में पाया जाता है। यहाँ पे रक्षाबंधन के त्यौहार को अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो बहनें होती हैं वो भाई के साथ साथ भाभियों को भी राखी बांधते हैं, या फिर देखा जाए तो लोग दोस्तों में राखी बांधते हैं, या फिर ये भी देखें कि राखी बांधने के जो तरीके हैं उनमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं या अंतर पाए जाते हैं। तो अगर एक प्रथा की बात करें, रक्षाबंधन की अगर जो प्रथा है चली आ रही है, अगर इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी जनरीतियों का सहारा हम लोग लेते हैं, लेकिन अगर वही सिर्फ एक जनरीति की बात करें तो इसमें कई सारी प्रथाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। अगला पॉइंट है कि जनरीतियों का संबंध जो है वह समूह की आदतों से है, जबकि प्रथा का समूह के विश्वासों से है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जनरीतियों का जो संबंध है वह समूह की आदतों से है।
समूह की आदतों से संबंधित जनरीतियाँ होती हैं, जबकि समूह के विश्वास से संबंधित प्रथा होती है। अर्थात जब जनरीतियों का पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी दृढ़ विश्वास हो जाता है, वही प्रथा का रूप ले लेता है। तो प्रथाओं के पालन से सामूहिक हित की रक्षा होती है, जबकि जनरीति के पालन से ऐसा हो ही यह आवश्यक नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो कि प्रथा और जनरीति में अंतर करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग लोकाचार और प्रथा के बारे में डिस्कस किए, आप लोगों को ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में पूछ दिया जाता है तो इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में समझे हैं। फिर भी अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।